अमीषा जी, स्वागत है आपका। सुप्रभात। सबसे पहले आपको साल मुबारक। आपको, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को भी खूब खूब साल मुबारक। एंड आई विश जैसे इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है हाँ, वो आउट परफॉर्मेंस चलता रहे। बिल्कुल। तो नए साल की शुरुआत है, कुछ अच्छा अच्छा कह दीजिए मार्केट के बारे में बस। बताएं कैसा लग रहा है अगले साल भर के लिए मार्केट का आउटलुक। देखिए, हम भी कभी भी कोई मार्केट में परफॉर्मेंस कोई म्यूचुअल फंड का देखते हैं तो क्या देखते हैं कि बेंचमार्क को बीट किया कि नहीं। जी। तो अभी तक भी जो हमें देखना है वो उसी तरह से देखना है कि वॉट एवर इज हैपनिंग, जो भी वर्ल्ड में हो रहा है और जिस तरह से करेक्शन सम ऑफ द मेन डेवलप्ड मार्केट्स में आ रहे हैं, करेंसी में या इंडाइसिस में उनके, और रीजनल मार्केट्स में भी हो रहा है। तो उस कंपैरिजन से, वो सभी बेंचमार्क के कंपैरिजन से तो हम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि वी कैन नॉट एस्केप जो प्रॉब्लम्स वर्ल्ड में है, वेदर ड्यू टू वॉर एंड द रीजन कॉस्ट ऑफ ऑल द मटीरियल और likelihood of high interest cost leading to recession. All these problems we will not be able to escape, but हम उतना strongly correct नहीं होंगे। ये जो resilience और आउट परफॉर्मेंस हमने बताया है, मेरे हिसाब से वो मेंटेन रहेगा। एंड इसलिए आई कंटिन्यू टू मेंटेन माई व्यू दैट मार्केट विल बी इन अ रेंज नीचे में पहले 15,500 से 18,500 लग रही थी। इफ यू आस्क मी, अभी भी करेक्शन आ सकता है। अभी 16,500 से 19,000 की रेंज इज अ गुड रेंज। एंड जब मार्केट रेंज बाउंड है तो सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक इज द वे टू नेविगेट इट। आपने तो नीचे के रिस्क बता दिए, 16,500 से ज्यादा नहीं दिखते, उतना ही काफी है। बढ़े कम, ज्यादा बढ़े ना बढ़े, घटे नहीं, उतने में कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कम से कम ये कॉन्फिडेंस आपने दे दिया। और ऐसे में सेक्टर और स्टॉक्स पर फोकस करना है। तो ये बताइए अमीषा जी, कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। करेक्ट, ये आपने बहुत सही कहा कि नीचे की रेंज बता दी, क्योंकि उससे क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि क्या मेंटली तैयारी रखने की जरूरत है। ऑफ कोर्स हम कोई 9/11 इवेंट को फैक्टर नहीं करते हैं, या तो हम कोई एक्चुअल न्यूक्लियर वॉर को फैक्टर नहीं करते हैं, बट जो अवेलेबल मैक्रो इकोनॉमिक सेटअप है वो फैक्टर करके दिस वाज द व्यू। एंड जब सेक्टर की बात करें तो ये जो पूरा हेजी एटमॉस्फेयर हो गया है, हेजी मतलब कि किसी को इंटरेस्ट रेट राइज से डिमांड कोलैप्स हो जाएगा, किसी का कॉस्ट बढ़ जाएगा, किसी का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कि नहीं, या प्राइस ग्रोथ आएगा कि नहीं, ये सभी जगह से रिस्क जो दिख रहे हैं बिजनेस में, उसमें भी अब हमारी कोशिश क्या रहती है कि ग्रोथ की विजिबिलिटी कहाँ पर स्ट्रॉन्गर है, हम जाकर उसी में अपना पैसा लगाएं। जब मैं वो एंगल से देखती हूँ तो मुझे लगता है टेलीकॉम एज ए सेक्टर इज माई कंटिन्यूज टू बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि वहां पर डेटा यूसेज, डेटा कंजम्पशन का वॉल्यूम ग्रोथ रुकने का नाम नहीं लेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़े, थोड़ी नौकरी कम हो, डेटा कंजम्पशन में मुझे नहीं लगता है इतना कुछ स्लो डाउन आएगा। प्लस प्राइस ग्रोथ इज अ गिवन, क्योंकि इंडस्ट्री काफी कंसोलिडेट हो चुकी है। तो ऐसे तो मुझे कोई इंडस्ट्री नहीं दिखती जहां पर वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों ग्रोथ की विजिबिलिटी इतनी स्ट्रांग हो। तो टेलीकॉम इज माय फर्स्ट सेक्टर वेयर आई एम वेरी कंफर्टेबल। आगे चलो तो लास्ट 2 साल से मेरे ख्याल से फार्मा कहीं पर परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। बहुत सारे रीजन है, यूएस कंपटीशन वन ऑफ द की रीजंस है, बट काफी कंपनीज है जिसका स्पेशलिटी पोर्टफोलियो भी लार्ज हो चुका है, और स्पेशलिटी पोर्टफोलियो इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है। एंड जो यूएस का बिजनेस जेनरिक है, जहां पर बहुत कंपटीशन है, वहां पर कॉस्ट भी बहुत पुश था, जैसे कि फ्रेट बहुत बढ़े हुए थे, कोल प्राइसेस बहुत बढ़े हुए थे, एंड रूपी डेप्रिसिएशन उनको बहुत बेनिफिट होता है। तो मुझे लगता है फार्मा इज द सेकंड सेक्टर वेयर विजिबिलिटी ऑफ ग्रोथ विल बी मच बेटर। एंड आगे बढ़ो तो मुझे बैंकिंग एंड ऑटो, ये 2 सेक्टर अच्छे लगते हैं। बीच में इतना बड़ा प्रेजेंस नहीं है, पर डिफेंस अच्छा लगता है। एंड फार्मा की कोरोलरी में मुझे केमिकल एंड हॉस्पिटल्स, ये सेगमेंट जो मैंने 5-6 बताए, मुझे लगता है दे विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। बेस्ट इज टू बाय द लीडर्स विद इन, सो यू आर द
बेस्ट प्लेस्ड विद इन द पोर्टफोलियो। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए जहां रिस्क ज्यादा है? देखिए, रिस्क ज्यादा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लास्ट 10 साल का पीरियड था जहां पर एनबीएफसी बहुत अच्छा कर रही थी। बैंकों की बैलेंस शीट्स अच्छी नहीं थी, तो वो फोकस थे अपनी बैलेंस शीट ठीक करने में, और एक शॉर्टकट से पूरा फंडिंग एनबीएफसी को दे रहे थे एंड वो ग्रो कर रही थी। अभी मुझे लगता है एनबीएफसी को वो इजी रन नहीं मिलेगा। उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो लास्ट 2 साल में कम था, वो भी बढ़ जाएगा। तो एनबीएफसी के जो एक्सेसिव वैल्यूएशन है वो मुझे लगते हैं विल बी चैलेंज। तो आई वुड नॉट गो ओवरवेट ऑन एनबीएफसीज। आई वुड कंटिन्यू टू रिमेन पॉजिटिव ऑन बैंक्स। सो दैट इज वन विच इज अवॉइडेबल। सेकेंड ऐसा अवॉइडेबल नहीं है, पर अंडरवेट ओवरवेट से वी प्ले द रेस्ट ऑफ द सेक्टर समहाउ। ये फेस्टिवल सीजन इतना अच्छा होने के बाद भी आप देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में इतना पिकअप नहीं दिखा जितना दिखना चाहिए था। To some extent, I am disappointed, you can say, and then I feel ये जो सब स्टॉक्स है कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले, वो थोड़े साइडवेज में चले जाएंगे अभी भी। ओके, तो थोड़ा सा एनबीएफसी और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये दो सेक्टर हैं जहां पर थोड़ा सा इंतजार करें। पैसा जल्दी से नहीं बनेगा, लेकिन आपने तो फोकस वहीं करना है जहां जल्दी से बनने वाला है। तो फार्मा, केमिकल, टेलीकॉम, बैंकिंग, डिफेंस, ऑटो, ढेर सारी थीम्स हैं अमीषा जी को पसंद, और इन थीम पर और विस्तार से किसी और दिन हम आपसे मुलाकात फिर से भी करेंगे। अमीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और बाजार का डायरेक्शन बताने के लिए। एक बार फिर से आपको नए साल की बहुत